अरे मरती क्यों नहीं है तू? चली जा यहाँ से। पापा किधर जाएगी मैं? तू ही बता। तू पापा है मेरा बेटी। वही तो गलती की मैंने। तेरे को पैदा किया है ना, तो तुझे मारने का हक भी मेरा ही है। किसी दिन दिमाग घूम गया ना तो सच में मार दूंगा तुझे। ये लो, गोली ले लो, फिर अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रमेश, रिसॉर्ट खूप चांगला है। मतलब तूने जो फोटोज दिखाए थे उससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है। हाँ, और काफी बड़ा भी है। ए, चल वहां जाके सेल्फी लेते हैं। अभी हफ्ता भर यहीं पे चेक इन करते, फिर बाद में सेल्फी खींचते, है ना? चलो ठीक है, चलो हरीश, लगेज निकालना। रमेश पाटिल। मस्त है एकदम। विद्यावाहिनी, थैंक्स। या थैंक्स ब्रो। अरे रीना, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। रूम नंबर 120। जल्दी आना, लगेज भेज देना। अरे कहाँ रह गई थी? वो लॉन में ना सुंदर फूल दिखे थे कार से उतरते वक्त, वही देखने रुक गई। अच्छा, तुम्हें फूल इतने पसंद है? फोटो निकाले कि नहीं? फोटो, वो फूल इतने सुंदर और मोहक थे ना कि मैं फोटो निकालना भूल गई। मैं अभी आया। हेलो। रमेश ने फिर से पूछ लिया तो बाद में जाके देखना पड़ेगा कि सुंदर फूल कहाँ है। बाबा, तुमची बॅग तुमच्या रूम मध्ये पाठवलीस। बाबा, ये आपकी दवाइयाँ। उसके साथ ही भिजवा देती। मैं देखती हूँ बाबा। चिल्ला मत, चिल्ला मत। ये बहुत सोडा दिला, सो उसका दम घुट जाएगा। बहुत सोडा दिला। अरे ये क्या रे? हाँ, मुंबई से भाग कर आते हो तुम? रतन भाई का पैसा लेकर यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? नहीं, ऐश करने के लिए पैसा है, देने के लिए पैसा नहीं है। भाई शादी के लिए आए हम लोग। अरे ये झूठ नहीं बोलने का। साला इतना 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 सामान लेके कोई शादी पे आता है क्या? ये ना समझा है क्या मुझे? भाव 3 दिन की शादी है। थोड़ा जल्दी इसीलिए आ गए क्योंकि हमने सोचा कि यहाँ पे छुट्टियां मना लेंगे, और 1 हफ्ते के लिए इतना कपड़ा, इतना सामान तो लगता ही है ना। पापा को छोड़ दीजिए। 48 घंटे है तुम्हारे पास, समझा? पैसे लौटा देना, नहीं तो पूरी फैमिली एक एक करके मेरे सामने मरने के लिए तैयार रहना। तुम लोगों पर नजर रहेगी मेरी। तो रीना,
रीना, ऐसे तो तुम रात भर जागती रहोगी। नींद की दवा ले लो और सो जाओ। नहीं, वो नई जगह है ना, इसीलिए नींद नहीं आ रही है। आज गोली रहने दो। अरे फिर नींद नहीं आई तो चांस क्यों लेना? एक काम करो, तुम अंदर जाओ, मैं गोली लेके आता हूं, ठीक है? ये लो, गोली ले लो, फिर अच्छी नींद आएगी। गुड नाइट। अरे मरती क्यों नहीं है तू? चली जा यहाँ से। पापा किधर जाएगी मैं? तू ही बता। तू पापा है मेरा बेटी। वही तो गलती की मैंने। तेरे को पैदा किया है ना, तो तुझे मारने का हक भी मेरा ही है। किसी दिन दिमाग घूम गया ना, तो सच में मार दूंगा तुझे। एक दिन के अंदर 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? लेकिन 2 दिन में तो पैसा जमा करना ही पड़ेगा। मैंने उसके बाप से बात की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। उसका बाप क्या करेगा? सब कुछ तो रीना के हाथ में है ना। उसे तो ना मैं अच्छे से सबक सिखाती थी। अपने आप को समझती क्या है वो? कल रात ही उससे बात करने वाली थी मैं, लेकिन आप दोनों मेरी बात सुनते कहाँ हैं? विद्या, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे वो और उसका बाप ना हम सबको मिलकर बेवकूफ बना रहे। और रही बात उसके भाई की, अब तो वो भी आ गया ना शादी में और खर्चा बढ़ाने के लिए। बहू शांति रख, मैं बात करूंगा उससे। और अगर उसने बात नहीं मानी तो क्या करेंगे आप? उसकी बैंड बजा दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। रिश्तों में प्यार और भरोसे से मिलकर परिवार बनता है, लेकिन आजकल के परिवारों में से ना जाने वो प्यार कहाँ चला गया है। यहाँ दिख रही फैमिली को ही ले लीजिए। रमेश अपनी बीवी को नींद की गोलियां देकर किसके पास गया? क्या रीना भी रमेश को धोखा दे रही है? घर से मीलों दूर एक रिजॉर्ट में शादी अटेंड करने गए इस परिवार के साथ ये कैसी साजिश चल रही है? क्या इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि भरोसा तोड़कर रिश्तों के साथ खेला जा रहा ये खेल खुद उनकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकता है? अरे यार,
रीना 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 है? नहीं प्रकाश दादा रीना है यहाँ? रीना इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? वही तो ढूंढ रहे। नहीं बेटा, यहाँ तो नहीं आई। फोन भी नहीं उठा रही है। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बीवी रीना, इसको देखा कहीं? नहीं नहीं भाई साहब, आपने इसको देखा? दादा रमेश, दादा मिली कहीं? कैंटीन में भी देखा, रीना कहीं नहीं है। एक काम करो, आप उधर पीछे देखो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। हरीश, रीना मैम को देखा कहीं? नहीं साहब। किधर चली गई है? किसे फोन कर रहे हो? पुलिस का? और किसे? सर कल रात को करीब करीब 11 बजे मैं सो गया था। फिर सुबह जब 7 बजे नींद खुली तब देखा कि रीना गायब थी। सर रीना के फ़ोन पे रिंग तो जा रही है लेकिन फ़ोन उठा नहीं रही वो। मोबाइल ऑन है तो ट्रेस करो। सर इगतपुरी में कोई जानता है उसे? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक शादी के लिए आए हैं। सोचा कि कुछ दिन पहले आके फैमिली टाइम एंजॉय कर ले, हॉलीडे। ये चोट? ये वो कल मैं बाथटब में फिसल गया, पैर फिसल गया तो चोट आ गई। पानी था बाथटब में? ऐसे चोट लग सकती है क्या बाथटब में? यकीन कीजिए सर, मेरा ऐसे ही चोट आई सर। ठीक है, आप लोग अपने अपने कमरों में जाइए और वेट कीजिए। हम अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और जब तक ये सारी प्रक्रिया चलती है आप लोग रिसोर्ट से बाहर नहीं जा सकते। और अगर रीना का फ़ोन आए तो सबसे पहले आप हमें बताइए। जी सर। शिरके सीसीटीवी देखते हैं। सर मतलब इतना साफ है कि रीना सुबह 5:45 बजे बाहर निकली थी। ठीक 10 मिनट बाद ससुर जी क्या करने के लिए बाहर गए थे? थोड़ा सा और फॉरवर्ड कीजिए उसको। 20 मिनट बाद ससुर जी वापस आ गए लेकिन रीना नहीं आई। सर एक मिनट, करडे का फ़ोन है। हाँ करडे, क्या? ठीक है सर, यहाँ पास में एक जंगल है, वहाँ पे किसी लड़की की डेड बॉडी मिली। चलो सर इधर है, आइए सर। ये देखिए सर। सर इस लड़की का सिर इस पत्थर से टकराया हुआ है और चेहरे पे काफ़ी खून है सर। ये चप्पल भी अलग पड़ी हुई है, शायद पैर फिसल के गिर गई होगी। और सर लड़की के कपड़े देख के रेप या मोलेस्टेशन जैसे कुछ लग नहीं रहा। और इस चोट के अलावा शरीर पर और कोई चोट नहीं है। लड़की के कपड़े भी वही हैं सर जो अभी हमने सीसीटीवी में देखे। मतलब कंफर्म है कि रीना ही है। समझ नहीं आ रहा ये पत्थर पर सर टकराने की वजह से कैसे मर गई? सिर पत्थर पे टकराया होगा और ट्रॉमा की वजह से मौत हो गई होगी। सवाल यह है कि रीना रिसोर्ट से इतनी दूर आई क्यों? सिर्फ टहलने के लिए, वो भी अकेली? आसपास कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर, लेकिन ये मोबाइल मिला। परिवार से एक बार पहचान करवा लो। ठीक है सर, मैं रमेश को कॉल करता हूँ। सर ये मेरी बीवी रीना ही है। रीना के साथ ये कैसे? देखिए पहली नजर में तो ये एक हादसा लग रहा है लेकिन कुछ कह नहीं सकते। सर प्लीज पता लगाइए मेरे बहन के साथ क्या हुआ है और किसने किया। हम पता लगाएंगे लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो नहीं जाती आप लोगों में से कोई रिसोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। फिलहाल आप अपने अपने कमरों में जाइए। फिलहाल सारा शक वसंत पाटिल पर जा रहा है कि वही एक था जो रीना के पीछे बाहर निकला था। बात करते हैं उससे, देखें उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन है क्या। राइट सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर हाँ सर, मैं गया था सुबह बाहर। वो तो हम जानते हैं, आप ये बताइए क्यों गए थे?
वो रीना और मैं सुबह वॉक के लिए जाने वाले थे, वैसी बात हुई थी रात में। मुंबई में भी ऐसे ही वॉक के लिए जाते थे क्या? नहीं सर। फिर आज वॉक पे जाने की कोई खास वजह है? सर रीना को मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। कैसी बात? यही सवाल मैंने रात में उसे पूछा तो वो बोली कि मैं सुबह बताऊंगा। फिर सुबह में क्या हुआ? 5:45-6 बजे के बीच में मैं सुबह लॉन पर गया तो वो नहीं थी वहाँ पे, तो मैंने उसे ढूंढा इधर उधर। फिर मैं अपने रूम में वापस आ गया और जब रमेश रूम में आया तब पता चला कि रीना तो गायब। और उसके बाद पता नहीं क्या बात करना चाहती थी वो, लेकिन एक बात ज़रूर है सर, रमेश बहुत किस्मत वाला है कि उसे रीना जैसी बीवी मिली। हाँ, बहुत अच्छी थी वो, सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करती थी और घर के काम काज में भी मदद कर देती थी वो। हमारे घर आकर 1 हफ्ता ही हुआ था उसे, घर का पूरा रूटीन उसे याद हो गया था। बाबा तुमची बीपीची गोळी। मैं रोज बोलता हूँ लेकिन तुम्हें याद रहता है। बहुत अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखती थी वो। ज़्यादातर बात नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी। मैं भी इस बात से खुश था क्योंकि मैं भी कम बातचीत करना पसंद करता हूँ, लेकिन हम खुश थे। ये रही तुम्हारी चाय। थैंक यू। और ये तुमने फाइल्स मंगाई थी ना? हाँ रख दो आप। अरे तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आज का? अरे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है मैं पढ़ देती हूँ। मतलब शादीशुदा जिंदगी में रीना के साथ कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, जीजू को क्या प्रॉब्लम हो सकती है रीमा से? अरे मेरी बहन तो एकदम परफेक्ट थी उनके लिए। आपको इस बारे में कुछ नहीं कहना? मुझे लगता है रीना शादी के बाद बहुत चुप रहने लगी थी। मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी ना, वो हम लोगों के साथ थी, वो बहुत अलग थी। तुम्हारी भी यही राय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तुम कुछ भी क्या बोल रही हो? तुम गाड़ी में ही सोते हो? हाँ साहब। सुबह कुछ देखा था? नहीं साहब, मैं तो सो रहा था, लेकिन अचानक घर वालों का शोर सुनाई दिया। फिर मैंने करीबन कुछ 8 बजे साहब उठा था मैं, तभी पता चला कि रीना मैडम गायब हो गई है। 8 बजे तो काफ़ी गर्मी हो जाती है, धूप भी आ जाती होगी, कैसे सो लेते हो इतनी गर्मी में? साहब किसी को बताना नहीं, मैं वो गाड़ी में एसी ऑन करके सो जाता हूँ साहब। सच रीना के बारे में अब तक तो सबने अच्छा ही अच्छा कहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सभी लोग सच बोल रहे हो। सर हो सकता है कि ये लोग झूठ भी बोल रहे हो। एक सुनीता ये जिसे लगता है कि शादी के बाद रीना बदल गई है, लेकिन उसे भी गलत साबित करने में सजीत ने कसर नहीं की, तुरंत उसे टोक दिया। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अजीत ने ऐसा क्यों किया। फिर के मुझे लगता है कि रीना की डेथ एक्सीडेंटल नहीं है। मतलब अगर वो फिसल के गिरती और उसका सर पत्थर से टकराता तो खून पत्थर पे फैला हुआ होता, कि खून उसके चेहरे और गर्दन पे फैला हुआ था। रीना की डेथ को एक्सीडेंटल मान लेना जल्दबाजी होगी, ऐसा मुझे लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। हाँ सर, वैसे रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। सर ये रीना की पीएम रिपोर्ट। सर रीना के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है, लेकिन वो नुकीली नहीं है। उसकी मौत स्कल फ्रैक्चर की वजह से हुई है, और जैसा कि आपको शक था, उसका ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ है। मतलब सर कंफर्म है कि जब वो खड़ी थी तब उसके ऊपर वार किया गया, और उसकी मौत नीचे गिरने की वजह से तो नहीं हुई है। रीना के सर पे थिक रॉड या हैमर जैसी किसी चीज से हमला किया गया। उसके ब्लड स्ट्रीम में स्लीपिंग पिल्स भी मिले हैं। ये बात इस तरफ इशारा करती है शरीके कि उसका मर्डर किया गया है। काम करो, रीना का अकाउंट फ्रीज करवाओ और पता करो ये स्लीपिंग पिल्स का चक्कर क्या है। ठीक है सर। वो रीना इन गोलियों के बिना सो नहीं पाती थी। कितनी गोलियां? रोज एक नींद की गोली काफी टाइम से ले रही थी वो। फिलहाल तो ये वसंत पाटिल ही शक के दायरे में है, क्योंकि रीना के लॉबी से निकलने के बाद उसे ही सबसे पहले देखा गया था। सर मुझे आपको कुछ बताना है। आइए। कल रात रीना मेरे सपने में आई थी। उसने कहा कि वो स्लीप होकर नहीं गिरी, उसके सर पर किसी ने नुकीली चीज से वार किया। सर मुझे लगता है उसका मर्डर हुआ है। अब आप इसे सच या झूठ जो भी समझना है समझ लीजिए, लेकिन मेरे सारे सपने सच निकलते हैं सर।
जल्द से जल्द उसके कातिल को ढूंढिए। मुझे तो लगता है कि उसके ससुर ने ही उसका खून किया है। रीना जब भी कोई ज़रूरी बात करना चाहती थी तो वो उसके भाई से, मतलब अजीत या फिर मुझसे ही करती थी, ना कि उसके ससुर से, क्योंकि हम दोनों ही उसके ज़्यादा करीबी थे। रीना पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला हुआ है, ये बात तो सिर्फ हमारे बीच थी। ये स्वाति ने सपने में कैसे देखी? सर लेकिन अगर स्वाति ने कही हुई बात सच निकली तो क्या पता उसे ऐसे सपने आते हो। मुझे विश्वास ही नहीं है। स्वाति का बैकग्राउंड चेक करो और ये सोचो कि ससुर वसंत पाटिल के अलावा परिवार के किस सदस्य के पास रीना को मारने का मोटिव हो सकता है। सर लेकिन रिसोर्ट का कोई एम्प्लॉय या फिर गेस्ट भी तो हो सकता है। सर रीना का बैंक अकाउंट मैंने फ्रीज करवा दिया है, लेकिन सर उसके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए थे। मतलब रीना अपने परिवार में सबसे ज्यादा अमीर थी, अपने भाई अजीत से भी ज्यादा। छिरके पता लगाओ कि रीना के अकाउंट में इतना सारा पैसा आया कहाँ से। ठीक है स्वाति, रीना का सीडीआर निकलवाओ फटाफट। सर सर मर्डर होने के बाद से होटल से 2 लोग गायब हैं। एक तो हाउसकीपिंग स्टाफ मनोहर सूले और दूसरा संजय देसाई जो कि गेस्ट था। ये संजय देसाई 7:30 बजे चेकआउट करके चला गया और ये मनोहर नाइट शिफ्ट में ड्यूटी खत्म करके सुबह गायब हुआ है। शिरके इस मनोहर को जल्द से जल्द ढूंढो और संजय की डिटेल्स निकालो। इन दोनों का रिसोर्ट से गायब हो जाना इस बात का रीना के मर्डर से कोई कनेक्शन हो सकता है। और रीना का सीडीआर आते सबसे पहले ये चेक करना इन दोनों में से कोई उसके कांटेक्ट में तो नहीं। ठीक है साहब। फिर कहाँ जा रहा है? रुक साहब अभी बिजी है। काय झालं? सर आतमध्ये आलं बोलतोय। साहब मैं रामचंद्र गोयल, वो जंगल में वो बड़ा होटल है ना, उसके पास ही जंगल में रहता हूँ। वो रिसोर्ट के उधर? हाँ साहब मेरे 24 साल की बेटी योगी तक कल से गायब है साहब। उसका पति नारायण गरत ने उसे कुछ महीने पहले घर से निकाल दिया था, तब से मेरे साथ ही रह रही थी साहब। कल सुबह जंगल में लकड़ी लेने गई थी, तब से वापस नहीं लौटी। कितने बजे गई थी लकड़ी? रोज की तरह सुबह 5:30-6 बजे साहब। फोटो वगैरह है कुछ उसकी? होगी साहब। कर दे। चलो चल। शिरके ये लड़की भी तभी गायब हुई जब रीना का मर्डर हुआ था। इन दो बातों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। जरा उस लड़की के पति नारिया से पूछताछ करो। ठीक है सर। इस नंबर पे सर रीना के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है एक आदमी उसे लगातार कॉल्स और मैसेजेस करता था। वो शख्स संजय देसाई है। संजय देसाई ये वही है ना जो कल रिसोर्ट से चला गया था? हाँ सर दोनों में अक्सर मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं और सर 6 तारीख की रात को 11:30 बजे वो दोनों मिलने वाले थे लॉन में। सर संजय का मोबाइल ट्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद बंद होगा। मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करो कि उसके घर जाके पूछताछ करें। सर एक और बात, उमाकांत देशमुख से बात हुई है, वो आता ही होगा। साहब वो 5 करोड़ रुपए मैंने इसीलिए उनके अकाउंट में जमा किए थे ताकि पाटिल फैमिली मेरी बेटी को परेशान ना करे। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या पाटिल परिवार ने आपकी बेटी को तंग करके पैसों की मांग की थी? नहीं, वैसा तो उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन मेरी बेटी नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं थी। मतलब वो थोड़ी एबनॉर्मल थी, थोड़ी दिमाग से कमज़ोर थी। उसकी माँ की अचानक मौत के बाद उसको सदमा लग गया था, वो सदमे से कभी बाहर ही नहीं निकली। फिर ऐसी लड़की से कौन शादी करता बताइए? और इसीलिए रमेश को मैंने 5 करोड़ रुपए दिए थे उसे शादी करने के लिए हर्जाना के रूप में। ये संजय देसाई कौन है? ये संजय देसाई है इस सब फसाद की जड़। मेरी बेटी से झूठा प्यार करता था, वो पैसों का लालची था और इसलिए जब मेरे से बहस करने के लिए मेरे घर पर आया था ना, मैंने उसको शादी करने के लिए मंजूरी नहीं दी थी। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की वजह पूछने की? रीना मेरी बेटी है, मैं जिससे चाहे उसे से शादी करा दूंगा और जिससे भी करा दूंगा ना वो तेरे जैसा लोभी नहीं होगा, समझे? ओ ससुर जी, बेहतर होगा रीना का हाथ आप खुद मेरे हाथ में दे दो, क्योंकि रीना को ना किसी और के साथ होकर मैं रहने नहीं दूंगा। लेकिन आप संजय देसाई के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आपको कैसे पता उसके बारे में? देखिए संजय न सिर्फ शादी के बाद रीना के टच में था, बल्कि जिस दिन रीना की मौत हुई उस सुबह तक वो उसी रिसोर्ट में था। तो डेफिनेटली उसी ने मेरी बेटी को मारा है। उसे धमकी दी थी मेरी बेटी को जान से मारने की।
आप उसे अरेस्ट कीजिए। फिलहाल वो कहीं छुपा हुआ है, लेकिन ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। वो जहां कहीं भी होगा आप उसे ढूंढ के निकालिए और सजा दीजिए उसे। सर, जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। साहब देखो कितने में रमेश से मारा है साहब। कर दे, जरा संभाल। साहब ये इसका पति लारिया का ही काम है साहब, लारिया का काम है साहब। रीना को भी इसी तरह सर पे वार करके मारा गया था। सर, बॉडी पे मोलेस्टेशन या रेप के कोई साइंस नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगिता को भी एक दिन पहले ही मार दिया था और रीना ने ये होते हुए देख लिया था? लेकिन सर रीना की बॉडी तो हमें 1 किलोमीटर दूर मिली थी। हो सकता है कि रीना को पहले मारा गया हो और वो होते हुए योगिता ने देख लिया और कातिल योगिता का पीछा करते हुए यहाँ तक आया और योगिता को यहाँ मारा। नारिया का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जल्दी ढूंढ लेंगे। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, होटल स्टाफ मनोहर सुरवे ने पुणे का जो एड्रेस दिया था वो गलत है सर। उसके बैंक डिटेल और पैन कार्ड से पता चला कि वो पेरोल पे भागा हुआ है। काफी सनकी इंसान है सर। इसके पहले भी 2 औरतों के सर फोड़ चुका है। रीना और योगिता पे भी इसी तरह से हमला हुआ था। कहीं इस मनोहर ने तो नहीं मारा? शिरके, अपने खबरियों को बोलो और इस आदमी को जल्दी से जल्दी पकड़ो। ठीक है सर। हेलो, क्या? किसने किया? ठीक है सर। ये रीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है। किसने? सर वो पता नहीं, क्योंकि अकाउंट फ्रीज था, पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाए। लेकिन आईपी एड्रेस वही है जिससे रीना अपना अकाउंट बैलेंस चेक करती थी। मतलब ये पाटिल परिवार में से किसी का काम है? सर, ये रमेश का लैपटॉप है। ये लैपटॉप आपके रूम में क्या कर रहा है? रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी तो रमेश को बोल के मैं एक पुरानी फिल्म देख रहा था। इस लैपटॉप से कल रीना के अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर करने की कोशिश की गई। कौन था आप में से? सर, मेरा मोबाइल ठीक से चला नहीं पाता, ये लैपटॉप क्या चलाऊंगा, मुझे नहीं पता सर। अगर आप नहीं तो फिर सुनीता, अजीत, विद्या, प्रकाश या रमेश? पासवर्ड किसके पास था? रमेश, शायद तुम्हें पासवर्ड पता होगा ना, लैपटॉप भी तुम्हारा है। हाँ सर, लैपटॉप मेरा है, लेकिन मुझे नहीं पता पासवर्ड। वो लैपटॉप से यूज़ करती थी उसका अकाउंट, लेकिन मुझे पासवर्ड नहीं पता। रमेश पे कड़ी नजर रखो। मुझे लगता नहीं है कि उसे अपनी बीवी के अकाउंट का पासवर्ड पता नहीं होगा। सर, योगिता का पति 1 हफ्ते से शराब पी के बीमार होने की वजह से लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब वो कातिल नहीं हो सकता, फिर कौन हो सकता है? ये मनोहर और रवि का कुछ पता चला? सर, अपने खबरियों को काम पे लगा दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। 1 मिनट सर। हेलो, ओके सर। संजय देसाई को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो उसे इगतपुरी लेके आ रहे हैं। सर, योगिता की पीएम रिपोर्ट। योगिता को भी रीना की तरह ही मारा गया है और इसकी मौत 7 अप्रैल को सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में हुई है और रीना की मौत भी उसी दौरान हुई थी। सर, जब हमने इस रामचंद्र भोयर के पड़ोसी से पूछताछ की थी तो उन्होंने बताया था जब से योगिता नारा के घर से आई थी तब से रामचंद्र उस पर नाराज था। सर, योगिता को खुद पे बोझ बता के वो आए दिन उस पर गाली गलौज करके मारपीट करता था। हमारे सामने रो रो के अपने आप को अच्छा बाप बताने की कोशिश कर रहा था। कहीं उसी ने तो नहीं मारा? मुझे मत मारो। हो सकता है रीना ने उसे देख लिया हो और उसने रीना को भी मौत के घाट उतार दिया। इस रामचंद्र की कुंडली निकालो जरा। 1 मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। मनोहर उर्फ रवि, उसकी टिप मिली है, वो बार में ही बैठा है। इससे पहले कि हाथ से निकले दबोच लो। सर। अरे सर, बोल। अरे साहब, अरे कुछ नहीं। अरे साहब सुनो। अरे साहब काय को मार? अरे साहब रुक। साहब बोलो ना, मत मारे। मैं बताता है सब कुछ। साहब, मेरा नाम रवि सोनावने है। वो मैं नकली पेपर बना के मनोहर के नाम से उस रिसोर्ट में काम करता था। रीना और योगिता को क्यों मारा? अरे नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। उल्टा मेरे को 10,000 रुपये दिए गए थे। उस रिसोर्ट में मैंने जो कुछ भी देखा उसको लेके मुंह बंद रखने के लिए। अभी एक टाइम पे इतना पैसा मिला करके मैं
बार में चला गया मज़े करने के लिए। किसने दिए थे पैसे? विद्या पाटिल ने। क्यों, ऐसा क्या देख लिया था? 6 तारीख को उन लोग के रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, तो मैंने देखा अंदर विद्या, प्रकाश और वसंत कुछ प्लान बना रहे थे। अरे वो और उसका बाप ना हम सबको मिलकर बेवकूफ़ बना रहे। और रही बात उसके भाई की, अब तो वो भी आ गया ना शादी में और खर्चा बढ़ाने के लिए। सब एक क्या चक्कर है ये जानने के लिए मैंने विद्या का पीछा किया, तो वो रीना से मिलने गई थी। ए, ज़्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है ना उतना कर। अगर तूने मुझे 5 करोड़ नहीं दिए ना तो तेरा जीना हराम कर दूंगी मैं, समझी बात को? अरे बाबा को लोन चुकाने के लिए बार बार धमकियां मिल रही है। अरे तू है कि पैसों पर नागिन बनकर बैठी है? चल पैसे निकाल जल्दी, चल। नहीं, मैं अपने पैसे नहीं दूंगी। मेरे बाबा ने कहा है कि मुझे किसी भी हालत में किसी को पैसे नहीं देने। ए, तेरे बाप बेटी का बहुत हो गया, समझी बात को? तू निकाल निकाल पैसे। बता पासवर्ड, बता। नहीं नहीं प्लीज प्लीज। लिख यहाँ, लिख पासवर्ड, लिख यहाँ। नहीं प्लीज। लिख लिख। हाँ सर, मैंने रीना से ज़बरदस्ती पासवर्ड लिया था, लेकिन अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए। आप ही बताइए सर, पैसे क्या जान से बढ़कर थे? लेकिन वो पैसा तुम्हारा भी तो नहीं था, तुमने ही रीना का अकाउंट एक्सेस किया था। वो सर, मुझे पता था कि लैपटॉप बाबा के रूम में है। बाबा जैसे ही नहाने के लिए गए तो मैं उनके रूम में गई और फंड ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, लेकिन सच में सर, पासवर्ड जैसे ही लॉगिन किया वो अटक गया था और मैं वहाँ से गुस्से में निकल गई थी। सच क्या है तो जल्दी पता लग जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पे शक बढ़ गया है। जाओ। सर, रमेश के कॉल डिटेल्स चेक किए हैं सर। पता चला है कि वो किसी चेतना वैद्य नाम की लड़की से कांटेक्ट में था। ये चेतना वैद्य उस दिन मुंबई से निकली है जिस दिन पाटिल फैमिली यहाँ इगतपुरी पहुंची, लेकिन अभी तक वापस मुंबई नहीं लौटी है। फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन इसका फ़ोन बंद है। स्वाति, चेतना का मोबाइल ट्रेस करवाओ। सर। हाँ, वो चेतना वैद्य हमारी क्लाइंट है सर, लेकिन मुझे नहीं पता वो मुंबई से उस दिन कहाँ चली गई और क्यों। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है सर कि उसी दिन वो कहीं गई। शिरके, ये रमेश कुछ नर्वस लग रहा था, चेतना की लोकेशन निकालो तुरंत। ठीक है सर। सर, रीना फिर से मेरे सपने में आई थी, बहुत रो रही थी। वो कह रही थी कि रमेश और उसकी फैमिली ने उसे मारा है, मुझे इंसाफ दिलाओ ऐसे कह रही थी। तू जब इतना बताया तो ये भी बताया होगा कि उसे किसने मारा, उसके पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश किसने की। बता दो, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो जाएगी। जहाँ तक मुझे याद है उसने कहा था रमेश उसके पास पैसों की मांग करता था, उसी ने पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की होगी। मुझे भी एक सपना आया कि तुम्हें झूठ बोलकर इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया है, और देखो ये सपना सच हो रहा है। स्वाति, अरेस्ट कर लो इसे। नहीं सर, नहीं सर, मैं मानती हूँ कि मैंने सपने वाली बात झूठी कही। मैंने चुप कर आप लोगों की बात सुन ली थी कि रीना की मौत कैसे हुई है। फिर के मुझे लगता है कि रीना की डेथ एक्सीडेंटल नहीं है। मतलब अगर वो फिसल के गिरती और उसका सर पत्थर से टकराता तो खून पत्थर पे फैला हुआ होता, लेकिन हमने देखा कि खून उसके चेहरे और गर्दन पे फैला हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। ऐसा तुमने क्यों किया? मेरे पति अजित फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वो किसी से कभी कुछ नहीं मांगेंगे, मैं जानती हूँ। जब मेरे ससुर ने रीना के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए डाले और उन्हें कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कि वो 5 करोड़ रुपए अजित के पास आ जाए। तुमने अभी जो कुछ बताया है ये तुम्हें और तुम्हारे पति को सस्पेक्ट बनाने के लिए काफ़ी है। सर, रमेश की गर्लफ्रेंड चेतना वैद्य पैराडाइज रिसोर्ट में ही रुकी हुई है। क्या?
देखो हमारे पास मास्टर की है, हम अंदर आ सकते हैं। बेहतर ये है कि तुम दरवाजा खोल दो। रीना से शादी के पहले से ही मैं रमेश की गर्लफ्रेंड हूँ। शादी के बाद भी हमने चालाकी से अपना अफेयर चालू रखा। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि मैं भी यहाँ रूम लेकर रहूँगी ताकि हम आसानी से मिल सके। अगर तुम और रमेश एक दूसरे से प्यार करते थे तो रमेश ने रीना से शादी क्यों की? रीना से मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी। वो 5 करोड़ का दहेज था, जिस दहेज को हम छू भी नहीं सकते थे। एक्चुअली साहब वो 1 साल से मेरे ऊपर बहुत बड़ा खर्चा था। उसमें ये उमाकांत ने 5 करोड़ का ऑफर दिया और वो ऊपर से 1 करोड़ और देने वाला था। तो मैंने चेतना को भुलाकर रीना से शादी करने के लिए रमेश को मना लिया। और तुम मान गए? सर फाइनेंशियल सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे मानना ही पड़ा। मुझे लगा था कि ये शादी के बावजूद मैं चेतना से रिश्ता ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन जल्दी ही समझ में आ गया कि मैं और चेतना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने चेतना को यहाँ बुलाया ताकि इस शादी के दौरान हम लोग यहाँ से भाग सकें। या फिर रीना के पैसे हथिया के उसे मारने का प्लान था तुम्हारा? वैसे भी रीना के मरने के बाद चेतना तो मिल ही जाती तुम्हें। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, उल्टा मुझ पर ही हमला हुआ था। आई एम सॉरी सर, मैंने उस दिन झूठ बोला था आपसे। ये निशान बाथ टब से नहीं आए, मुझ पर हमला हुआ था। हमें क्या पता आपको चोट कैसे लगी, कहाँ लगी। हो सकता है फिर से कोई कहानी बना रहे होगे। वैसे भी लॉबी का फुटेज हमने चेक किया था, वहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। नहीं सर, वो पीछे वाली लॉबी, वहाँ ऊपर काम भी चल रहा है, शायद वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। सर लगता है आपको सच बताने का समय आ गया है। दादा, रमेश छुपाने से कोई फायदा नहीं है। सर रीना स्लीपिंग पिल्स लेती थी। उस दिन रमेश को लगा कि रीना स्लीपिंग पिल्स लेके सो गई है, इसलिए भाई साहब बाहर निकले। बहुत देर कर दी आते आते। सब्र का फल मीठा होता है मेरी जान। बाबा बाबा, वो रमेश मुझे चेतना नाम की लड़की के लिए धोखा दे रहा है बाबा। वो इसी होटल में रुकी है बाबा। पापा मैं अभी देख कर आ रही हूँ। उसने मुझे कहा था कि वो चेतना को भूल जाएगा। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया बेटा। पर अब इस बात का क्या फायदा बाबा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही हो गई ना। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अब तुम तुम्हारे कमरे में जाओ, सुबह 5:45 बजे लॉन पर आ जाओ, वॉक करते करते बात करेंगे। सर पे जैसे तय हुआ था वैसे ही मैंने किया। मैं सुबह वो लॉन पे पहुंचा तो वहाँ पे वो नहीं थी। मैंने इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं वापस अपने रूम में आ गया क्योंकि उसने कंफर्म नहीं किया था कि वो आएगी। और फिर थोड़ी देर के बाद में रमेश जब रूम में आया तब मुझे पता चला कि रीना गायब है। बहुत अच्छी कहानी बनाई है, लेकिन ये नहीं बताया कि पहले रीना को मारा, बाद में रमेश के साथ मिलके उसके गायब होने का ड्रामा किया। क्यों? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं सर। सर एक्चुअली आज ही मैंने मुंबई में फ़ोन करके पैसों का बंदोबस्त किया है सर, और लोन में से बहुत सारा लोन तो आज वापस भी कर दिया। सच का पता तो जल्दी लग ही जाएगा। शिरके 24 घंटे के लिए कांस्टेबल तैनात करो यहाँ इन पर नजर रखने के लिए। ठीक है सर। सर 1 मिनट। हेलो, ठीक है, हमारा है सर। मुंबई पुलिस संजय देसाई को ले आई है। वो रीना की शादी किसी और से करवा रहे थे सर। मैं क्या करता, इसलिए मैंने उनको धमकाया। मैं रीना से बहुत प्यार करता था सर। लेकिन उमाकांत का कहना है कि तुम उनकी बेटी से नहीं उनके पैसों से प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस थी, इसलिए शायद उमाकांत देशमुख को यह लगा होगा कि मैं पैसों के पीछे हूँ। लेकिन रीना के सारे खामियों के बावजूद मैं उसे अपनाने के लिए तैयार था सर। मुझे दिल्ली जाना था कुछ काम से, और जैसे मैं दिल्ली गया उन्होंने रीना की शादी रमेश के साथ करवा दिया सर। उन्होंने रीना को एक कॉल तक नहीं करने दिया मुझे, फ़ोन तक छीन लिया उससे। उन्हें लगा कि एक बार शादी हो जाए तो मैं पीछे हट जाऊंगा। एकदम टूट गया था सर। फिर हिम्मत जुटा के एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया। संजय, तुम क्यों मुझे बार बार फ़ोन करते रहते हो? मैंने कहा ना, हमारे बीच जो कुछ भी था अब सब खत्म हो गया। तुम बस एक बार ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। संजय, मेरी ज़िंदगी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। प्लीज़ तुम इसे और बर्बाद मत करो। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है। देखो, हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया ना
तो बाबा मुझे जान से मार देंगे। अरे किसी और से शादी करवा के उन्होंने तुम्हें पहले ही मार दिया रीना। मैं तुम्हें बहुत खुश रख सकता हूँ, मुझसे शादी कर लो। फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। एक दिन मुझे पता चला कि पाटिल फैमिली इकतपुरी जा रही है किसी फैमिली फ्रेंड के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। और पीछे पीछे तुम भी इगतपुरी पहुंच गए? पीछे पीछे नहीं सर, मैं पहले पहुंच गया था और जैसे रीना आई मैंने उसे देख लिया और तुरंत फोन किया उसे। उसने पहले सबको अपने अपने कमरे में भेजा, फिर वो मुझसे मिलने आई। संजय, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम होश में तो हो ना? होश ही तो नहीं है ना। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो तुम? ठीक है, आज से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस यू दिस। बस ये कह दो कि तुम चाहती क्या हो। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। तो कब बता सकती हो? मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, ओके? आज या कल रात को। हमने ये तय किया था कि रात को 11:30 बजे मिलेंगे। मैं लॉन में इंतजार कर रहा था रीना का। उसने मुझे ये कहा था कि एक बार रमेश सो जाए फिर वो आएगी मुझसे मिलने। सर मैं लॉन में इंतजार कर ही रहा था कि मैंने रमेश को देखा। वो शायद बाहर आया था सिगरेट पीने। उसे देख के मेरा दिमाग खराब हो गया सर। फिर मैं पार्किंग से एक हेलमेट निकाला, अपने फेस को कवर किया और उस पर जाके वार कर दिया। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है। उसे मार के मैं वहां से भाग गया और कहीं जाके छिप गया। कुछ वक्त बाद रीना ने मुझे फोन किया, वो मुझसे मिलने आ रही थी। रीना, जिंदगी भर की बात है, तुम अपने आप को ऐसे सजा क्यों दे रही हो? भाग चलते रीना। नहीं संजय, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे सोचने को थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? यहाँ से मुंबई जाने तक का, ठीक है? पर प्लीज तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। ठीक है, जैसे तुम चाहो। मैं कल सुबह मुंबई के लिए निकल जाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि उसी सुबह उसका मर्डर हो गया था सर। ये बात मैंने पेपर में पढ़ा, मैं एकदम टूट गया। अच्छी कहानी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब रीना ने तुम्हारे साथ भाग जाने से इनकार किया तो तुमने रीना को मार दिया और वहां से भाग गए। मैंने रीना को नहीं मारा है। छिड़के, रीना के मर्डर के शक में इसे कस्टडी में लो। अब मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता सर। अरे मैंने खून नहीं किया सर, अभी कांस्टेबल शिंदे का फोन है। जंगल में खून से सना हुआ हथौड़ा मिला है। तुरंत उसे फॉरेंसिक में भेजो और सारे फिंगरप्रिंट्स चेक करो। सर। ऑफिसर, इस केस में एक के बाद हो रहे चौंकाने वाले खुलासों के बावजूद पुलिस रीना और योगिता के कातिल का पता नहीं लगा पा रही थी। क्या वो शख्स प्यार में चोट खाया हुआ संजय देसाई था, या फिर मनोहर उर्फ रवि, जो पुणे में 2 महिलाओं की इसी तरह सिर कुचलकर हत्या कर चुका था, या फिर ये हत्या सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ पाने के लिए रीना के ससुर वसंत पाटिल ने की थी। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने सारे सस्पेक्ट्स में आखिर वो शातिर हत्यारे कौन है जिसने इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया। सर, इस रामचंद के बारे में एक बात पता चली है। एक नंबर का बेवड़ा आदमी है सर। 6 तारीख की पूरी रात पीकर धुत पड़ा था। लोगों ने उसे ले जाकर अपने घर पे छोड़ा और उसे अगले दिन दोपहर में होश आया। जबकि सर इस योगिता की मौत तो 7 तारीख को सुबह ही हो गई थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो कातिल नहीं हो सकता? नहीं सर। फिर उसे किसने मारा? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उस हथौड़े पे 2 लोगों के ब्लड सैंपल मिले हैं। एक तो योगिता का और दूसरा रीना का। मतलब सर हो सकता है कि उनका मर्डर इस हथौड़े से ही किया गया। साथ ही साथ उस हथौड़े के हैंडल पे बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट भी मिले हैं। ग्रेट। पाटिल फैमिली, देशमुख फैमिली, मनोहर, संजय और रामचंद्र, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो और मैच करके देखो। राइट सर। यहाँ से कोई हथौड़ा गायब हुआ है क्या? हाँ साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला? ये हथौड़ा है? हाँ साहब, यही है। अब मिल गया तो मुझे दे दो ना साहब वापस। ये हथौड़ा नहीं मिल सकता, अभी दूसरा खरीद लो, इससे मर्डर हुआ है।
तेरे फिंगरप्रिंट्स उन फिंगरप्रिंट से मैच हो गए जो हमें हथौड़े पे मिले थे। अब बता, रीना और योगिता को क्यों मारा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सच में आपको कुछ गलतफहमी हो रही है सर। जब मैं कारपेंटर से बात कर रहा था उस वक्त तू भी वहां छुप के हमें देख रहा था। इसी ग्लास से तेरे फिंगरप्रिंट्स उठाए हमने। हम सब जानते हैं तू किसके कांटेक्ट में है, तेरे मोबाइल के मैसेजेस भी देखे हमने। अब सारा सच बोल दे, नहीं तो गले में हाथ डाल के बुलवाएंगे। साहब सच बताता हूँ, सब सच बताता हूँ साहब। विद्या मैडम का और मेरा अफेयर चालू था साहब। जिस दिन हम रिसोर्ट में आए उसी दिन रात को विद्या मैडम मुझसे मिलने नीचे कार में आई थी साहब। और सब उसी दिन रात को हम कार में चालू हो गए, लेकिन दूसरे दिन रात को विद्या मैडम को आने नहीं मिला। तो उस दिन सवेरे 5:30 बजे आई थी। मतलब 7 तारीख की सुबह को? हाँ साहब। फिर हम कार में ही चालू हो गए, सब चालू ही किया था। इतने में अरे रीना ने तो हमें देख लिया, अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? जाओ जल्दी उससे जाकर रोको, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही। जाओ। मुझे मत मारो। फिर मैं रिसोर्ट आकर विद्या मैडम को सब कुछ बता दिया। और ये बात हमें बाद में पता चली कि रीना बाबा के साथ वॉक करने के लिए अपने रूम से बाहर निकली थी और उसी दौरान उसने हम दोनों को एक साथ में गाड़ी में देख लिया था। और ये बात हम किसी और को कैसे पता चलने देते? सीसीटीवी फुटेज में कहीं नजर नहीं आई तुम्हें? मैं जिस दिन रिसोर्ट आई मैंने उसी दिन पता कर लिया था कि रिसोर्ट के पीछे वाले रास्ते में कोई सीसीटीवी नहीं है। अपनी हवस के चक्कर में तुमने 2 लड़कियों की जिंदगियां छीन ली। दोनों मर्डर के चार्ज में इसको अंदर डालो और विद्या को इस हत्या में साथ देने के चार्ज में लो। बदकिस्मती ने रीना का अंत तक पीछा किया। पहले पिता ने लालची समझकर संजय देसाई से रीना की शादी नहीं होने दी, जिसे वो प्यार करती थी। ससुराल के नाम पर उसे पाटिल परिवार में वसंत जैसा ससुर और विद्या जैसी जेठानी मिली। इस तरह की बेबसी भरे रिश्तों का अंत ऐसा ही भयानक हो सकता है। इसलिए सबके लिए दिल में प्यार रखने के बावजूद रिश्तों के पीछे छिपकर बैठा लालच और बेईमानी वक्त वक्त पर पहचानते रहिए, जिससे पता चले कि कहीं आपके रिश्ते भी सिर्फ मतलब के रिश्ते तो नहीं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, समय समय पर हाथ धोते रहें और ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकले। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।